हाय, गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज़रा ऑनलाइन आ जाइए, फिर शुरू करते हैं क्लासेस आज की। सभी बच्चे ज़रा जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं। मैं ज़रा से एक बार मैसेज आपका रीड कर लूँ, ठीक है? ओके, आ गए? फास्टली ज़रा मैसेज ड्रॉप करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ ज़रा एक बार, फिर मैं शुरू करता हूँ क्लासेस। आप परेशान ना हो। ज़रा सा मैं तब तक सिस्टम ऑन कर रहा था ताकि एग्जैक्ट पता भी तो चले कि मतलब कितने लोग ऑनलाइन हैं, कितने लोग नहीं हैं। तो ज़रा एक बार जल्दी से मैसेज ड्रॉप करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आवाज़ तो मेरी आ रही है, ठीक है? आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पी ब्लॉक में अपन लोगों ने जब क्लासेस स्टार्ट करी थी तो हमने 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोला था पिछले क्लास में। आपको बताया था एटॉमिसिटी उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी से क्वेश्चन आ रखा है, मैंने आपको बताया था। एटॉमिसिटी के बाद मैंने आपको बताया था कि एलोट्रॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिसिटी, एलोट्रॉप्स, ये थोड़े उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स है। वहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू है। ऑक्सीडेशन स्टेट से कंटिन्यू क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन के बाद डाई नाइट्रोजन से कंटिन्यू क्वेश्चन है। डाई नाइट्रोजन से कंटिन्यू क्वेश्चन है। ये सब हमने बताया था। 2-3 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस इसका सॉल्व किया था। वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, एक प्लानिंग हो जाएगा कैसे तैयार करना चाहिए। हालांकि क्लास 11th के बैचेस में आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, जैसे मैं 11th के जिस बैच को पढ़ाता हूँ उस बैच में मैं पूरा डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग एक बार पढ़ाता हूँ। मतलब अप्रॉक्सीमेट आप समझ लें, कई टीचर 15 दिन में 20 दिन में केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर देते हैं। मुझे पढ़ाने में कम से कम 50 to 60 आवर के आसपास टाइम लगता है। यानी क्लासेस तो अगर हम 1 घंटे के हिसाब से देखें तो 60 घंटे लगते हैं अप्रॉक्सीमेट, आप समझ सकते हैं। मतलब 1.5-2 महीने हो गए। लेकिन हम इस तरीके से करते हैं कि पर डे 2-2, 3-3 क्लासेस करते हैं ताकि जल्दी कवर हो जाए, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे हार्डली 30 डेज़ मैक्सिमम उसमें जाते जाते हम लोग बॉन्डिंग कवर कर लेते हैं। बॉन्डिंग एक बार क्या होता है, कवर हो जाता है ना, तो हमारा पूरा बेस मिल जाता है। कहाँ का? इनऑर्गेनिक का। तो आपने जहाँ किया होगा अच्छा ही किया होगा। वैसे टाइम तो अब है नहीं, 12th में आ गए हैं, तो अगर आपकी बॉन्डिंग 11th में मैंने पढ़ाया था तो बहुत बढ़िया है। आप कहीं और किए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका कोई भाई बहन या कोई भी रिलेटिव या कोई इस तरीके से पढ़ रहा होगा तो उसको सजेस्ट करना कि मेरे ही पास पढ़े। तो मेरे पास ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि व्यापार थोड़ी ना करना है, उनको तो पता भी तो चले कि यार डिफरेंसेस क्या है, मेरा क्या है। देखो अब तो जानते ही होंगे शायद, या आप पाठक जी के मतलब स्टूडेंट हैं तो उनको बता ही रखा होगा उन्होंने मेरा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, या बैकग्राउंड के बाद मेरा ट्रांजेक्शन क्या है। बैकग्राउंड मेरा अच्छा ही है, ट्रांजेक्शन मेरा अच्छा ही है। तो मुझे पैसों की अब कोई चाहत नहीं रह गई है, ठीक है? मुझे ये रहता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कोई लड़की बहुत अच्छा पढ़ती है, तो थोड़ा मेरा लगाव रहता है। मैं चाहता हूँ सिलेक्शन दे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका रिजल्ट आना ही चाहिए। अब रिजल्ट आना ही चाहिए, इसका मतलब कैसे होगा? वो थोड़ा मेहनत करेगा, थोड़ा अच्छे टीचर मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। अब अच्छे टीचर भी इस दुनिया में ढूंढना बहुत टफ टास्क है, मतलब टफ टास्क जैसा फील आपको होगा। आप किसी कोचिंग में अगर आप देखेंगे आपकी कोई मतलब भाई अगर पढ़ रहे हो, या इनफैक्ट आपके कोई रिलेटिव दोस्त कोई पढ़ रहा हो तो पता करिएगा आप उसे, वो झूठ बोल रहा है अगर सच नहीं बोल रहा है तो। किसी भी कोचिंग में 2 टीचर ही अच्छे हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ केमिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एक तो अच्छा नहीं हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है ना उसको पंडित बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। पंडित मतलब कास्ट नहीं होता है, पंडित मतलब जो अपने सब्जेक्ट में प्रकंड हो। तो जहाँ ऐसे कहावत है हिंदी में, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जहाँ पे 4 विद्वान रहते हैं उनमें अच्छे से दोस्ती नहीं हो पाती। जहाँ पे 4 विद्वान होते हैं वहाँ पे दोस्ती नहीं हो पाती। जहाँ पे 4 पंडित होते हैं उनमें एकता नहीं रहती है। इसका मेन रीज़न ये है। एनीवे, सब लोग ऑनलाइन आ गए। फिर इसके बाद हमने अमोनिया शुरू करा था। अमोनिया के बारे में कुछ लिखा था, आप जानते हैं। और अमोनिया के बारे में हमने लिखा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, NH3 कैन नॉट बी ड्राइड यूजिंग, ऐसा करके लिखा था। इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और इधर के चैप्टर को तैयार करने का सीधा कंसेप्ट है, नोट्स को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ऐसे पेंसिल से प्रूफरीडिंग। हालांकि मैं पढ़ाते टाइम बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको जरा सुनते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे और बाद में NCERT देख लें। और स्टडी पैकेजेस ऐड है, जेई और जेई का आज अपलोड हो जाएगा सर, नीट के सारे अपलोड करवा दिया है मैंने, तो आप उसे देख लीजिएगा, उसको डाउनलोड करिए आराम से और थोड़ा सा उसको हेल्प में लेंगे। और लेवल 1 जरूर ट्राई करेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने से ये फायदा रहता है कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी बातें, चीज़ें किताबें में लिखी हुई, लेकिन वो सर क्यों नहीं करा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हर चैप्टर में प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहिए। उससे क्या होता है, आइडिया लग जाता है कि हम जिसके पास कोचिंग कर रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ किसी और के पास, मेरे ही पास जिसके पास कर रहे हैं, पता तो चले कि वो बंदा सच में अच्छा पढ़ा रहा है या टाइम पास कर रहा है। 2 साल निकल के टाइम पास कर रहा है, आप 0 हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैथ में आप जहाँ भी पढ़ते हो, या इनफैक्ट मैथ में मेरे पास पढ़ रहे हैं तो मैथ में भी सर्च कर सकते हैं
और आप ऐसे ही फिजिक्स में भी आप देख सकते हैं। हर टीचर को जज करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना सामान बेच रहा है, अच्छी अच्छी बातें करेगा, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि खामोशियाँ ही फीलिंग हो रही हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है। और एजुकेशन आज के डेट में व्यापार हो चुका है, तो व्यापार के बारे में मेरा ही मानना है कि बिजनेस है तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। एनीवे शुरू करते हैं। थोड़ा ये मैं ऐसी बातें कर रहा था ताकि बच्चे आ जाएँ, ठीक है। इधर के 2-4 बातें ये सब ऐसे ही रहता है फालतू। मोटिवेशन एक बच्चे ने बोला कि सर मोटिवेट किया करिए। मोटिवेशन क्या होता है यार? नंबर लेकर आइए, अच्छा मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन का एक ही कंसेप्ट है, टेस्ट सीरीज में नंबर लेकर आइए, मोटिवेशन होगा। ये सब बाकी फालतू बातें हैं कि मोटिवेट कर देंगे, वरना इतना मोटिवेशन करने से लोग अगर आगे बढ़ जाते हैं तो बेवकूफ़ों, सोचो आप जरा सा अच्छे से। जो संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, जिसको आप लोग बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर बोलते हैं आप, उनका जो कैमरा मैन है तो दिन भर मोटिवेट रहता है, वो कितना पैसा कमाने लेना चाहिए था, लेकिन वो ऑलरेडी वहीं पे जॉब कर रहा है, कहाँ आगे बढ़ेगा। तो मोटिवेशन अपने जगह पे है, अच्छा लगता है, लेकिन अपने सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। एनीवे हम आज की हेडिंग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। चलें शुरू करेंगे अब। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया में लिखना है फर्स्ट पॉइंट कंबशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखना है कंबशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट है कंबशन रिएक्शन। शुरू करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंबशन रिएक्शन। तो लिखना है आपको इट बर्न इन ऑक्सीजन, इट बर्न इन ऑक्सीजन, इट बर्न इन ऑक्सीजन विद येलो फ्लेम, with yellow flame, with yellow flame, with yellow flame। येलो मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, और ये लिखेंगे वाटर। अच्छा हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंसिंग को लेके परेशान नहीं होना। आप मेरे से बोलोगे तो बैलेंस करके लिखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मेन फोकस है वहाँ होना चाहिए। बैलेंसिंग सर क्यों नहीं लिखना, जरूरत ही नहीं। आप जैसे बोलोगे तो ये देखो लिख देता हूँ, ये 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 2N2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2N2, और ये देखो 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे +4, ये कितना हो गया 12 हाइड्रोजन, सॉरी 12 है तो 6H2 लिखेंगे। तो यहाँ पर अपने को कितना लिखना पड़ेगा 3O2। इस तरीके से बैलेंस करवा सकते हैं, लेकिन अब ज़रूरत नहीं, तो हमने कोई बातचीत नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने बोला तो हमने कर दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे प्रॉपर्टी में, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया इज पास्ड ओवर प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम वायर at high platinum wire at 1123 केल्विन, ऐसे लिखना 1123 केल्विन। थोड़ा मैं डिजिट सिंपल करके बोलता हूँ जल्दी समझ में आ जाए। 1123 केल्विन NO इज फॉर्म्ड, NO इज फॉर्म्ड। एक मिनट रुक जाएंगे जरा सा, सर्दी थोड़ी हो गई है। लिखेंगे NO, कैपिटल N कैपिटल O, NO इज फॉर्म्ड। फिर लिखना दिस reaction is used in Ostwald process, this reaction is used in Ostwald process, this reaction is used, लिखा लोगों ने, in Ostwald process of nitric acid formation, of nitric acid HNO3 formation, nitric acid formation, nitric acid formation। दो होमवर्क जरा सा बोल देता हूँ। जब मैं होमवर्क बोलूँगा तो कॉपी के कहाँ लिखना है, ये सब स्पेस में लिखना है, ये सब स्पेस में लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं होमवर्क बोलूँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क ये है कि आपको घर पे गूगल पे सर्च करना है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट होमवर्क। सेकंड होमवर्क ये है, जरा प्लीज़ देखें यहाँ पे, ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड तो थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल जेईई मेंस में हमने देखा ये क्वेश्चन आ रखा है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले साल मैंने एक बच्चे को तैयारी कराई थी, स्पेशली गर्ल्स को, तो मैंने उसको बोला था, हमारे थोड़ी रिलेटिव थी, तो मैंने उसको बताया था यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे आपको याद होगा हैबर प्रोसेस, थोड़ा यहाँ पे देखो, आपको याद होगा, मैं एक दो समझाता हूँ फिर आप कर लेना। हैबर प्रोसेस में क्या होता है सर, N2 बनता है, 3H2 लेता है और क्या बनाता है 2NH3 बनाता है। इसी तरीके से ओस्टवाल्ड प्रोसेस का है, जरा सा देख लो, इसी तरीके से एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, इसी तरीके से बहुत सारे हैं। तो आपको ये सारे प्रोसेस कहाँ से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जैसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, ठीक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, और मेटलर्जी, इन सबों से कॉपी करके बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकलेगा, एक बार मेरे क्लास नोट्स को पढ़ लीजिए। क्लास नोट्स को पढ़ने के बाद आप क्या करना है, आपको NCERT प्रूफ रीडिंग करना है। तो जैसे वहाँ पर लिखा होगा सरपेक प्रोसेस, वहाँ पे लिखा होगा, आप देखेंगे जब बहुत सारे ऐसे नाम होगा, हॉल्स प्रोसेस, इस तरीके के नाम को बाहर निकाल लेंगे कि किस प्रोसेस में क्या बन रहा है।
हैबर प्रोसेस में अमोनिया, ऑस्वाल्ड प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड, क्या क्या बन रहा है, एनओ बन रहा है, जो वगैरह वगैरह जो चीज़ बन रहा है ऑस्वाल्ड प्रोसेस में एनओ बन रहा है, इन सबको हम क्या करेंगे सेपरेट करके बाहर निकालेंगे। और उसको बाहर निकालने के बाद इनको थोड़ा हमें याद रखना है, क्योंकि मैंने देखा इस सेगमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप रिक्वेस्ट आप थोड़ा इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, रफ कर। तो हमने जो लिखा था थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा था अभी लास्ट लाइन, ऑस्वाल्ड प्रोसेस ऑफ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म, नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म। तो जरा देखें नाइट्रिक एसिड का जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो इस तरीके से लिखते हैं हम। ऑस्वाल्ड प्रोसेस में क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 प्लस O2, तो इसको हम डायरेक्ट बैलेंस ही करके लिख देते हैं। HNO3 और O2, तो ये पहले बनाएगा NO, जो बैलेंस करना जरूरी नहीं था तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया NO। आप अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो 4NO लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, 4NO। तो हम इधर लिख देंगे 4NO और लिखेंगे H2, तो ये हो गया 6H2 लिखना, ठीक है, ये कितना हो गया 6H2, ठीक है, ये लिखना वहाँ पे। अगला प्रॉपर्टी लिखना है रिएक्शन विद क्लोरीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद क्लोरीन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है। रिएक्शन विद क्लोरीन में तो आप जानते हैं कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा हम लिखना कम कर देंगे, जहाँ ईजी होगा वहाँ थोड़ा कम लिखेंगे। जरा सा देखो, ये तो बना लेता है NCl3 प्लस क्या बनाएगा 3HCl, तो ये लिखना है NCl3 प्लस 3HCl। फिर अगला पॉइंट लिखना है, ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरीन में लिखना है ये, ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरीन में ये लिखा, तो इसके थोड़ा ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे कहीं यहीं पे लिख लेना ब्रैकेट में, इफ़ क्लोरीन इन द एक्सेस फॉर्म, इफ़ क्लोरीन इन द एक्सेस फॉर्म, इफ़ क्लोरीन इन द एक्सेस फॉर्म। फिर दूसरा जरा सा देखो, आपने क्या किया, इसको एक्सेस में लिया, अगर आपने इसको एक्सेस में ले लिया तो जरा सा देखो क्या होगा, ठीक है, इसको एक्सेस में लोगे तो क्या होगा, एक तो बनेगा N2 प्लस एक बनेगा NH4Cl, एक बनेगा N2 एक बनेगा NH4Cl, ठीक है, कॉपी हो गया। क्या लिखना, इफ NH3, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना, इफ NH3 यानी अमोनिया इन एक्सेस, इफ अमोनिया इन एक्सेस, अमोनिया जब एक्सेस होगा तो क्या होगा। अगला पॉइंट लिखना है रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया, अगली प्रॉपर्टी का नाम है रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया। आप तो जानते हैं कि एक्वस अमोनिया का मतलब है, जरा से यहाँ पे देखो, AQNH3, इसी का मतलब है आप जानते हो NH4OH, इसी का क्या नाम है NH4OH। मैंने इसको D ब्लॉक में भी पढ़ाया है, आप जानते हैं D एंड F में भी पढ़ाया है कि जैसे इसको मिक्स करते हैं तो ये बनता है NH4OH। एक बात इंपॉर्टेंट बात है, इस रिएक्शन को ऊपर लिखेंगे, थोड़ा याद रखें, क्योंकि यहाँ से 3 टाइम क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में, JEE में, नीट में, तो थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर लिखेंगे, याद रखें। क्लियर हो गया, तो थोड़ा अपने को इसके बारे में लिखना है, लिखेंगे एक्वस अमोनिया रिएक्ट विद मेटल, एक्वस अमोनिया रिएक्ट विद मेटल, एक्वस अमोनिया रिएक्ट विद मेटल, एक्वस अमोनिया रिएक्ट विद मेटल लिखा आप लोगों ने। टू precipitate their hydroxide, to precipitate their hydroxide, to precipitate their hydroxide first, hydroxide first, लिखना sum of which are soluble in excess, sum of which are soluble in excess, sum of which are soluble in excess, soluble in excess लिखना केस 1, लिखेंगे केस 1, केस 1 में लिखना है आपको, थोड़ा सा फटाफट करेंगे। केस 1 में लिखेंगे मेटल विच फॉर्म प्रिसिपिटेट, मेटल विच फॉर्म PPT, मेटल विच फॉर्म PPT प्रिसिपिटेट विच इज नॉट सॉल्युबल, विच इज नॉट सॉल्युबल, विच इज नॉट सॉल्युबल, मेटल विच फॉर्म प्रिसिपिटेट विच इज नॉट सॉल्युबल। देखें जरा सा, ये है जिसमें पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है CrOH प्लस ये तो एक बना लेंगे NH4Cl, ये तो बाई प्रोडक्ट है, CrOH का पावर 3, इसका कलर कैसे हुआ, ग्रीन PPT, इसका ग्रीन PPT। ये जरा कॉपी करना है, कलर वगैरह भी थोड़ा हमें याद रखना है, कलर ना भी याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिएक्शंस थोड़ा हमें याद रखने हैं। फिर इसके बाद अगर हम AlCl3 ले लेते हैं, जरा सा देखो, और NH4OH ले लेंगे। NH4OH क्यों लिया, क्योंकि रिएक्शन का नाम है एक्वस अमोनिया, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, इधर लेकर आएंगे तो ये प्रोडक्ट तो बनना ही वाला है, इसका नाम NH4Cl, और इधर बनेगा AlOH का थ्राइस एक PPT, इसका नाम है वाइट PPT, इसका क्या नाम है, वाइट PPT, इसका नाम है वाइट PPT। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है FeCl3 प्लस NH4OH,
और इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा FeOH का थ्राइस प्लस एक और बाई प्रोडक्ट जो काम का नहीं है, ये FeOH3 का ये बनेगा। FeOH3 का पिछले क्लास में हमने कलर देख लिया कैसा होता है, रेड PPT। कहाँ देखा है कलर, D एंड F ब्लॉक में, ठीक है। इनको याद कैसे करेंगे जरा से देखो यहाँ पे प्लीज़, यहाँ पे सभी बच्चे देखो। इसके लिए हम ऐसे याद रखेंगे Al पे 3+, Cr पे 3+ और Fe पे 3+। इसके लिए याद रख लेंगे I कार फरारी, ये लिख लेना I कार फिरारी। अब फिरारी को लेके फरार हो जाना है, ठीक है, लिखना I कार फिरारी लिखेंगे। इसके बाद अगेन केस 2 मेटल विच प्रेसिपिटेट, मेटल विच प्रेसिपिटेट, मेटल विच प्रेसिपिटेट लिखा आप लोगों ने, मेटल विच प्रेसिपिटेट आर सॉल्युबल, आर सॉल्युबल, मेटल विच प्रेसिपिटेट आर सॉल्युबल। रफ कर रहा हूँ इसे, मेटल विच प्रेसिपिटेट आर सॉल्युबल। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखो क्या लिखना है, CuSO4 प्लस NH4OH, ये बनाएगा CuOH का ट्वाइस जो हमने लिख दिया डायरेक्ट, प्लस NH4। आप जानते हैं प्लस क्या बनेगा, एक NH4 का सॉल्ट बनना चाहिए, तो सॉल्ट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, क्योंकि सल्फेट यहाँ पे तो सल्फेट ही बनेगा जो काम का नहीं है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक PPT, कैसा होगा, ब्लैक PPT। जरा फिर यहाँ देखो सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, जब ये बन जाएगा तो फिर क्या करना है आपको, एक्सेस में NH4OH लेना है, ये क्या करना है एक्सेस में लेना है, क्योंकि सॉल्युबल लिखा हुआ है, सॉल्युबल को चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो ये बनाता है ये कंपाउंड CuNH3 का पावर 4 के पावर 2+। मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपाउंड हमने D एंड F ब्लॉक में भी लिखा है, ये कंपाउंड हमने D एंड F ब्लॉक में भी लिखा है, ये कंपाउंड मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जरा सुने, इसके अलावा ये कंपाउंड हम पूरा डिटेल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करेंगे। इस कंपाउंड के बारे में पूरा डिटेल में कि कंपाउंड ऐसे क्यों बना, कैसे बना, क्या रीज़न था, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, हम पूरा डिटेल में वहाँ पे करेंगे। इसको जरा आपको कॉपी करना है, ठीक है, और कर लिया कॉपी। इंपॉर्टेंट क्या है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का कलर, तो इस कंपाउंड का कलर होता है ब्लू कलर, और इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होता है, जरा सा देखना थोड़ा सा, हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2, और इसका जो मतलब शेप रहता है ये जरा सा लिखना है, डीप ब्लू कलर होता है इसका, ब्लू कलर एक ही बात है, DsP2, और इसका होता है स्क्वायर प्लेनर। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये सब कैसे पता चला है, सर DsP2 कैसे पता चला, स्क्वायर प्लेनर कैसे पता चला, ये हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने मतलब जाएंगे, इंटरव्यू का मतलब एग्जामिनेशन देने जाएंगे, या इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू दिया था, या मैं भी इंटरव्यू कई जगह हमने कंडक्ट किया नहीं लिया है, तो मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन को जरूर वो लोग पूछते हैं, ये क्वेश्चन को पूछते हैं। मैंने कई टीचरों से पूछ के देखा है, वो लोग गलत बता देते हैं, जल्दीबाजी में क्या बता देते हैं, गलत बता देते हैं। मैक्सिमम टीचर इसको पढ़ाने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए किताब वगैरह खोल के रखते हैं, उससे लेके पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे गलतियाँ हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप जहाँ भी पढ़ते हैं अपने टीचर से अगर फर्स्ट टाइम ये पूछेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा और उसका आंसर वो गलत दे देगा, और जैसे ही आप पूछेंगे तो उसका आंसर फिर आप रियल बताएंगे सर DsP2 है, DsP2 है इसका, इस तरीके के बताएंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा DsP2 कैसे हुआ, ठीक है। तो हालांकि DsP2 क्यों हुआ, स्क्वायर प्लेनर क्यों हुआ, ये हम लोग पूरा डिटेल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ही चंद दिनों में जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा वो भी हमें दिखाई देगा। ये आपने कवर कर लिया। नेक्स्ट रिएक्शन जरा सा देखो, इसके बाद हमें लिखना है, एक तो हमने कॉपर का एग्जाम्पल लिखा जो सॉल्युबल, एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे AgNO3 ले लेते हैं, आ जाओ, AgNO3 प्लस एक्वस अमोनिया यानी NH4OH, तो ये बनाएगा Ag, यहाँ पे देख लो Ag, और Ag का क्या बनता है, एक हाइड्रोक्साइड जो ये बनाएंगे, प्लस NH4NO3 जो ये काम का नहीं है, इसको एक्सेस में डालेंगे, किसको, NH4OH को एक्सेस में लेंगे, जैसे एक्सेस में लेंगे तो ये बनाएगा Ag, क्या बनाता होगा, अमोनिया का ट्वाइस, और यहाँ पे एक प्लस, ये जरा कॉपी करना है, AgNH3 का ट्वाइस 2+। ये कहाँ से आया, मतलब ये रिएक्शंस तो आपको समझ में आ रहा है, ये कंपाउंड का नाम कैसे होगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, शेप क्या होगा, ये सब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है। आप तो जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए होंगे आप। अगला प्रॉपर्टी लिखना है, रिएक्शन विद Hg2Cl2, इसको भी हमने D ब्लॉक में कवर किया है। लिखना है जरा से इसको देखो, ये सेम रिएक्शन D ब्लॉक वाली हम पहले को लिख लेते हैं, Hg2Cl2 प्लस NH4OH। आप समझ पा रहे हैं पूरा का पूरा D ब्लॉक का टॉपिक चल रहा है, पूरा का पूरा टॉपिक क्या चल रहा है, D ब्लॉक का चल रहा है। तो इसमें लिखना पहले, अ ग्रे प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, लिखा आप लोगों ने,
ठीक है। इसके बाद जरा सा देखो, फिर ये प्रोडक्ट वहाँ पे लिखना, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा है, इसका पूरा डिटेल में हमने आपको डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ाया है। मैं डी एंड एफ बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि डी एंड एफ ब्लॉक हमने कैसे किया है। तो ये HG NH2Cl, फिर NH3 मतलब NH4Cl सॉरी, और फिर फाइनली हम लिखेंगे N2, फिर हम फाइनली लिखेंगे N2 कितना 2 N2 सॉरी, यहाँ लिखना है H2 सॉरी, ये लिखना है H2। इसका कलर ग्रे कलर होता है, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। फिर इसी में लिखना, थोड़ा एक लाइन और लिखना है जो थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये लाइनें हैं, जो रिएक्शंस हम लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग पूछते रहते हैं। तो लिखना अगला पॉइंट, ऑन रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट, ऑन रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट, ब्रैकेट में ये लिखना है K2HgI4, इसको भी हमने डी ब्लॉक में लिखा है। तो लिखना ऑन रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट ब्रैकेट में ये लिखना है अ ब्राउन प्रेसिपिटेट, a brown precipitate is formed, 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 ठीक है। ये ज़रा देखें सभी बच्चे, ये है नेस्लर रिएजेंट, ये है नेस्लर रिएजेंट। कैसे आया ये सब मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमने पढ़ाया है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर ब्राउन प्रेसिपिटेट का, जल्दी से ज़रा से कॉपी कर लें। मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिखने की जगह पे मैं ये लिखूँगा, कोई बच्चा बताएं ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो IMB मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसके बाद हमने यहाँ पे KI लिखा प्लस वाटर लिखा। कोई बच्चा बताए IMB क्या है, IMB का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई जल्दी से बताएं। IMB का मतलब है आयोडीन ऑफ मिलियन बेस, आयोडीन ऑफ मिलियन बेस। इसको हमने कहाँ कवर किया है, डी ब्लॉक में। कहाँ कवर किया है, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कहाँ किया है कवर, कंपाउंड ऑफ मरकरी, कंपाउंड ऑफ मरकरी में। तो इसको ज़रा जल्दी से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे इसके बाद अगली हेडिंग ऑक्सी एसिड, इसके बाद हमारी हेडिंग है ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। मैं एक बार ज़रा सा ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन समझाने से पहले एक बार एसिड ज़रा समझाता हूँ, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। ये जो एसिड के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये एसिड दो तरीके का है, यहाँ देख लो एक बार। एक एसिड का नाम है हाइड्रा एसिड और एक एसिड का नाम है ऑक्सी एसिड। तो हमें ऑक्सी एसिड शुरू करना है, लेकिन थोड़ा हम पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड कौन बनाता है, एसिड हमेशा नॉन मेटल फॉर्म करेंगे। एसिड कौन बनाएगा, हमेशा नॉन मेटल फॉर्म करेंगे, ऑलवेज नॉन मेटल फॉर्म्ड, ऑलवेज नॉन मेटल फॉर्म, हमेशा नॉन मेटल फॉर्म करेंगे। एक कड़वा सच्चाई है, इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ऑलवेज नॉन मेटल फॉर्म्ड। अब जरा देखो ये क्या होता है, जब भी कोई नॉन मेटल, प्लीज़ यहाँ देखेंगे, जब भी कोई नॉन मेटल किसी हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक हो, किसी हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक हो, तो ऐसे वाले का नाम हम रखेंगे हाइड्रा एसिड। फॉर एग्जांपल चलो आ जाओ, देखो नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंक है। फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल HBr, फॉर एग्जांपल HI। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रुप 17 हाइड्रा एसिड बनाएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, H2S, H2SC, यानी ग्रुप 16 हाइड्रा एसिड बनाएगा। केवल यही दो हाइड्रा एसिड बना सकते हैं। हाइड्रा एसिड क्या है, जब भी कोई नॉन मेटल डायरेक्ट लिंक विद हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड। और हाइड्रा एसिड कौन पीरियोडिक टेबल बना सकता है, एक 17 और कौन बना सकता है, एक 16, यानी 16 17 दो बना सकते हैं। अगर मैं ऑक्सी एसिड के बारे में बोलूँ तो क्या होता है, इसमें एक नॉन मेटल पहले ऑक्सीजन से लिंक होता है, फिर हाइड्रोजन से लिंक होता है। एक नॉन मेटल पहले ऑक्सीजन से फिर हाइड्रोजन से लिंक होगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। जैसे एग्जांपल देखिए, चलिए आइए, H3PO4, जैसे एग्जांपल H2SO4, मैं ज़रा सा PO4 HNO3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ज़रा ये समझाता हूँ, यहाँ देखिए सभी बच्चे देखें यहाँ पे, क्या इस रिएक्शन में या इस एग्जांपल में जो यहाँ पे लिखा हुआ है H3PO4 में, क्या हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक है नॉन मेटल से? नॉन मेटल कौन है यहाँ पे, ये है नॉन मेटल। किसको बोलना है नॉन मेटल, ये सेंट्रल एटम, कई बुक्स में लिखा रहता है, इसको क्या लिखा रहता है, सेंट्रल एटम। क्या लिखा होगा, सेंट्रल एटम। मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया है, क्लास 11th में सारे टॉपिक ये थे, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के इस बैच में, स्पेशली इस बैच में बिल्कुल बिगिनर से पढ़ाया है, ताकि कोई बच्चे को ये ना लगे कि अरे यार ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, ये प्रॉब्लम आ रहा है। हर बच्चे को लगे यार ये तो पहली बार हो रहा है, बिल्कुल नया हो रहा है, और हमारा 11th खराब है, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 100% सिलेक्शन देंगे, इसीलिए बिल्कुल हमने ऐसा पढ़ाया है। तो एक बार दोबारा रिकॉल करता हूँ आपको, जब भी कोई सेंट्रल एटम या नॉन मेटल या सेंट्रल एटम क्या होता है, इसको हम और भी डिटेल में धीरे धीरे क्लासों में करेंगे। तो जब भी कोई नॉन मेटल डायरेक्ट लिंक होगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन लिंक होगा हाइड्रोजन से, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं
ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं एसिड, ठीक है, उस एसिड का नाम है ऑक्सी एसिड। क्लियर हो पाया होगा, ठीक है। एक बार ज़रा जल्दी से कॉपी कर लें, ठीक है। मैं ज़रा 1 मिनट को आगे पढ़ाता हूँ, फिर इसको कॉपी कर लीजिए। तो कर ले अपने कॉपी। मैं एक बार दोबारा इधर पूरी इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूँ। हाइड्रा एसिड पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 और 17 बनाएगा। उसके बाद ऑक्सी एसिड कौन है? ऑक्सी एसिड हो जो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट लिंक ना हो। कौन लिंक ना हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से देख लो डायरेक्ट लिंक नहीं है, बीच में कौन है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंक है सेंट्रल एटम से। क्लियर। दूसरी बात, दोनों एसिड कौन बना सकते हैं? जो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहता है? राइट हैंड साइड में रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड हमेशा राइट हैंड साइड में बनेगा। अब एक एक करके इनको जरा हम पढ़ने वाले हैं, इसको रफ कर रहा हूँ। तो हमारी हेडिंग थी, क्या था हेडिंग? ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो लिखना इसमें नाइट्रोजन के तो देखो कितने ऑक्सी एसिड होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो पहला लिखना नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट लिखना आप नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड लिखना। मैं ज़रा एक एक करके समझा देता हूँ, आप उनको अच्छे से देख लो। बाद में ये सब नहीं होना चाहिए कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ाते हो अपना भी और टीचरों का भी। तो ऐसा स्ट्रेस दोबारा नहीं बढ़ाना है, ना खुद पागल होना है, ना हमें पागल करना है। इज्जत क्या होगी इससे बनी रहेगी। सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखो सबसे पहला कंपाउंड इसका क्या है? नाइट्रिक एसिड। देखिए ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। अगर इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो ज़रा देखो ऐसा बनेगा N, प्लीज़ ज़रा यहाँ देखें, एक O और एक H, एक डबल बॉन्ड O और एक O पे माइनस, एक डबल बॉन्ड O और एक O पे माइनस। सभी बच्चे बोर्ड पे ज़रा सा देखें, एक ये बनेगा। कई बुक्स में इस बात को ऐसा लिखा होगा तो ये प्लस लिखा होगा, और कई बुक्स में इसी बात को ऐसा लिखा हुआ होगा, एक एरो इस तरीके का, डबल बॉन्ड O जरा सा देख लो, और एक बनेगा OH। क्या बनेगा? OH। अगर मैं इस नाइट्रोजन के बारे में बात करूं, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस ये एरो क्या बनाया सर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। कैसे? सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, 3 सिग्मा, तो क्या होगा? sp2। और इसका टाइप कैसा है? तो ab2। कैसा है? सॉरी ab3। कैसा टाइप है इसका? ab3। ab का मतलब, a का मतलब सेंट्रल एटम, a का मतलब सेंट्रल एटम, और b का मतलब है सराउंडिंग एटम। b का मतलब है सराउंडिंग एटम। ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिखना था डायरेक्ट, लेकिन ये लिखना। तो इसमें 3 सराउंडिंग एटम है, 1 1 1। सर यहाँ पे तो 2 सराउंडिंग बॉन्ड है, लेकिन एक पाई बॉन्ड है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो फालतू है। तो ये हमने लिख दिया। ये आपको क्लियर हो गया। एक बात थोड़ा और देखें प्लीज़, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी लाइन में मैं इंपॉर्टेंट बात ये समझाना चाह रहा था कि ज़रा देखो, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, इनके ऑक्सी एसिड कहीं भी आएंगे। ऑक्सी एसिड क्या होता है? पढ़ा दिया है। इनके ऑक्सी एसिड कभी भी आएंगे तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जरा से ये लिख लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ऐसे लिख लें, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का कहीं भी ऑक्सी एसिड आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp3 बनेगा। हम पढ़ेंगे इसको, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा ये लिख दिया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा से देख लें क्या है। ग्रुप 15 में यहाँ पे जरा देखें, 2 कंपाउंड आते हैं, एक आता है अस और एक आता है इक। अस का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3 होगा। और इक का हमेशा कितना होगा? +5 होगा। यहाँ चेक करो, इसका नाम क्या है? इक आ रहा है। इसका नाम क्या है? इक है। तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +5। +5 क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? क्या सर सही है गलत है? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख लो, चलो आ जाओ। HNO3 के बारे में बात करेंगे तो +1 + x -2 × 3 = 0, x -5 = 0, x = +5। देख सकते हैं +5 आ रहा है। तो पहला ऑक्सी एसिड कौन होता है? नाइट्रिक एसिड। इसका पहला कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। जरा इसको रफ कर रहा हूँ। अगर एंगल के बारे में बात करेंगे तो इसका एंगल कितना होगा? 120। सर आपको कैसे पता चला एंगल 120 होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद नो लोन पेयर 120 एंगल होता है। क्लास 11th में आपने जहाँ भी पढ़ा होगा वहाँ वेस्पर थ्योरी में या VSPR थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। सबको रफ कर रहा हूँ, आपने देख लिया। दूसरा जरा सा देख लें क्या है। पहला तो ये था। दूसरा जो हम करने वाले हैं, ठीक है, पहला था हमारा नाइट्रिक, दूसरा है नाइट्रस। ठीक है, नाइट्रस। सभी बच्चे यहाँ बोर्ड पे देखें, दूसरे का क्या नाम है? नाइट्रस एसिड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नाइट्रस मतलब HNO2। अच्छा, अस का मतलब केमिस्ट्री में लोअर होता है, मतलब छोटा होता है, और इक का मतलब केमिस्ट्री में हाइयर होता है। एक लाइन ये भी थोड़ा लिख लेंगे आप। अस का मतलब लोअर, इक का मतलब हाइयर।
तो इसमें जब ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे तो कितना आएगा +3। कहाँ से आया मैंने आपको पढ़ा दिया है, थोड़ी देर पहले शॉर्टकट लिखा था, आप देख सकते हैं वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो इसका स्ट्रक्चर ये है, देख लीजिए O और यहाँ पे OH। इस तरीके से बुक्स वाले इसको बनाते हैं, O और OH इस तरीके से लिखेंगे। और ऐसे केस में भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, लेकिन इस बार फॉर्मूला होगा Ab2L। सर आपने Ab2L कैसे लिखा? A का मतलब सेंट्रल एटम, 2 का मतलब B2 का मतलब क्या है? बॉन्डेड पेयर। A का मतलब क्या है? सेंट्रल एटम। B का मतलब है सराउंडिंग एटम। A का मतलब सेंट्रल एटम, B का मतलब बॉन्डेड पेयर, जरा सा देखते चलो, और इसी को हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग एटम। और इसके बाद अगर हम बात करें L का मतलब तो लोन पेयर। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 बॉन्डेड पेयर है, 2 बॉन्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना है, 2 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? एंगल के बारे में बात करेंगे तो एंगल <120 होगा। सर आपको कैसे पता चला <120 होगा? आपको याद होगा जब sp3 निकालते हैं हम CH4 में तो इसका एंगल होता है 109, और sp3 जब निकालते हैं अमोनिया में तो इसका एंगल होता है 107। तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि जिसके पास लोन पेयर होगा, मुझे समझ में आ रहा है जिसके पास लोन पेयर होगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसका शेप भी बदलता है और उसका एंगल भी बदलता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसको डिस्कस किया था। शेप भी बदलता है और उसका क्या होता है, उसका एंगल भी बदलता है। तो ध्यान रखना है, शेप इसका चेंज हो जाता है। अमोनिया का शेप क्या होता है? पिरामिडल, जबकि इसका क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इसका एंगल 109, इसका एंगल है 107। क्लियर हो गया? तो हमने 2 देखा, जिसमें एक का नाम है नाइट्रस और एक का नाम है नाइट्रस और नाइट्रिक से ही 80% क्वेश्चन आपके आएंगे। आपके 80% क्वेश्चन कैसे आएंगे? नाइट्रस और नाइट्रिक का। नाइट्रस एंड नाइट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा अच्छे से तैयार करना है। लेकिन इसके अलावा भी 1-2 होता है, जिसमें एक का नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड। आप लिखना हाइपोनाइट्रस एसिड, फटाफट जरा से जल्दी से कॉपी कर लें। हाइपोनाइट्रस एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2N2O2। तो अगर मैं N2 बनाऊंगा तो ये N रहा, ये OH रहा। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्ट याद रहे कितने एसिड होते हैं। लेकिन मैंने लिखा है इस केस में अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो ज़रा देख लो, sp2 होगा, क्योंकि सिग्मा कितना हुआ? 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। इसका भी सेम होगा, क्या होगा? sp2 होगा। क्लियर हो पा रहा है? क्योंकि इसके पास भी 1। सर अब ये ऊपर वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 1 पाई और 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, और पाई बॉन्ड डज नॉट रोल प्ले, या डज नॉट लिख सकते हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? एक लास्ट और बचा हुआ है एसिड में, इसका नाम है पर नाइट्रिक एसिड। इसका नाम है पर नाइट्रिक एसिड। तो अगर पर नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है HNO4। यहाँ जरा देख लें, जब मैं नाइट्रोजन का ड्रॉ करूँगा स्ट्रक्चर तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। देखें, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पैरोक्सी लिंकेज दिखाई दे रहा है। कौन सा लिंकेज है? पैरोक्सी लिंकेज। आपको याद होगा पैरोक्सी लिंकेज, जरा से यहाँ देखो सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। पैरोक्सी लिंकेज इसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं? इस तरीके का कहीं लिंकेज हो ना तो इसको हम लोग पैरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो इसमें कैसा है? पैरोक्सी लिंकेज है। तो ऐसे केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका -1 होता है, मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई का आ रहा है तो +5 होगा, ई का आएगा तो कितना होगा? +5 होगा। क्लियर हो पा रहा होगा मेरी बात? तो मुझे आपको 2-3 बातें समझाना था कि ऑक्सी एसिड, पहले ऑक्सी एसिड क्या बताया, हाइड्रा एसिड क्या बताया, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? 4 हैं। नाइट्रिक, नाइट्रस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। हाइपोनाइट्रस एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन मैंने पढ़ाया ताकि कभी आए तो दिक्कत ना हो। पर नाइट्रिक भी क्या होता है, मैंने पढ़ाया, लेकिन कभी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, इतनी बातें ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, लिखना आपको इसके बाद लिखेंगे मेन हेडिंग नाइट्रिक एसिड। अब हमारी मेन हेडिंग है नाइट्रिक एसिड। मेन हमारी हेडिंग क्या है? नाइट्रिक एसिड। उसमें लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग प्रिपरेशन, कैसे बनाते होंगे। मेन हेडिंग हमारी नाइट्रिक एसिड है, उसके अंदर लिखेंगे प्रिपरेशन, जिसमें देखिए एक नया नाम आ गया अगेन, क्या है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया कि इन प्रोसेस का नाम और क्या इनसे बनता है वो सब थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है? क्या बनता है ये सब याद रखना है। क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस में, इसको जरा अच्छे से तैयार करेंगे। लिखेंगे इसमें ऑन पासिंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया and oxygen over a platinum wire, कई बुक्स में इसको गेप भी लिखा है,
या गाउच लिखा रहता है, देखो जरा सा इस तरीके से लिखा रहता है, इसको गाउच पढ़ना है, गाउची नहीं है, गाउच पढ़ना है। अच्छा यही गाउच मतलब जो यहाँ पे गाउच लिखा हुआ है यही ऑर्गेनिक में जाएगा तो इसको हम गॉस पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? गॉस। मैं यहाँ जरा लिख देता हूँ, इनऑर्गेनिक में गाउच इस तरह पढ़ना है, इसको गाउच पढ़ना है, ध्यान रखना है, गाउच। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर गलत पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ते हैं। गाउच या वायर लिखा आप लोगों ने। ठीक है, कई बुक्स में गेब्स भी लिखा रहते हैं लेकिन गाउच हम लोग यूज़ करेंगे। गाउच एंड वायर एट 1100 केल्विन, एट 1100 केल्विन फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये लिखना है आपको थोड़ा सा जल्दी से, फिर लिखना है आपको दिस NO is cooled, this NO is cooled and oxidize in air to form NO2, in air to form NO2, in air to form NO2, to form NO2, full stop पे लिखना। this NO is converted to, this NO is converted to 60% HNO3, 60% HNO3, 60% HNO3 when water is sprayed, when spray करना, ठीक है, when water is sprayed, SPRAYED, sprayed over it in adsorption tower, it in adsorption tower, it in adsorption tower, it in adsorption tower लिखा आप लोगों ने, it in adsorption tower लिखना। the nitric acid is obtained, the nitric acid is obtained, the nitric acid is obtained, the nitric acid is obtained। ये रिएक्शन जरा लिखना है आपको वहाँ पे, सभी बच्चे देखें। मेरे पास तो स्पेस नहीं इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ स्प्रे। ठीक है, फटाफट ज़रा कॉपी कर लें। क्लियर हो गया? देखें, फिर लिखना है द ऑब्टेन्ड, फिर लिखना द ऑब्टेन्ड, लिखना द ऑब्टेन्ड HNO3 is further, the obtained HNO3 is further concentrated by dehydration, concentrated by dehydrating, concentrated by dehydrating with concentrated H2SO4, with concentrated H2SO4, with concentrated H2SO4, with concentrated H2SO4। ये लिखना है वहाँ पर, जरा सा सभी बच्चे देखें, ये लिखना है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो हमने ओस्टवाल्ड प्रोसेस लिखा है बोर्ड के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है, बोर्ड में इससे बार बार क्वेश्चन है, तो आप ओस्टवाल्ड प्रोसेस तैयार कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जरा मैं एक बार बोल देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अभी तक की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट कर लिया, जरा बोल देता हूँ। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जरा सा बढ़िया से तैयार करना, शॉर्ट नोट से बनाना, NCERT देखना, थोड़ा बढ़िया से तैयार करना। ओस्टवाल्ड प्रोसेस 3 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, 8 नंबर से P ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़ा सा इसको जरा तैयार करना। इसके ऊपर एक हमने टॉपिक लिखा है रिएक्शन विद Hg2Cl2, इसका नाम कैलोमल था, इसका क्या नाम है? कैलोमल है। इसको भी हमने D&F ब्लॉक में कराई, ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है, इसको जरा अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया में रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया वाला केस, 2 केस, केस 1 केस 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया वाला, रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया केस 1 केस 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा अच्छे से तैयार करने की सख्त ज़रूरत है। ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आज की क्लास की एक बार थोड़ा उसको एक जगह बोल दिया है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखेंगे, हो गया ये, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या था? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सेकंड पॉइंट लिखेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग, FUMING, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें लिखेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में, ठीक है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में लिखना है आपको इट कंटेन डिजॉल्व NO2, इट कंटेन डिजॉल्व NO2 in concentrated HNO3, in concentrated HNO3, in concentrated HNO3 and it is obtained
by and it is obtained by the distillator of and it is obtained by the distillator of concentrated by the distillator of concentrated HNO3 concentrated HNO3 with starch लिखा आप लोगों ने। फिर लिखना it gives brown fumes and hence called fuming ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 इसमें लिखना है थोड़ा सा आपको। लिखेंगे इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग हाई पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब समझ रहे होंगे सड़ा हुआ स्मेल करता है, हैविंग पंजेंट स्मेल। फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिखना है इट्स कलर चेंज टू ब्राउन when it has लिखा आप लोगों ने when it has NO2 dissolve in it लिखना, when it has NO2 dissolve in it। थर्ड पॉइंट लिखना आप it is soluble in water in all proportion अगला पॉइंट लिखेंगे it becomes yellow। अगला पॉइंट लिखना है, अगली प्रॉपर्टी मतलब it becomes yellow in presence of sunlight फिर लिखना उसी में भी लिखना आपको, ठीक है। ड्यू टू डिकम्पोजिशन into NO2 ये लिखना है आपको वहाँ पे। इसका कलर हमने देखा है 2-3 बार पढ़ लिया है, कैसा होता है, येलो होता है, तो इससे हमने डायरेक्ट ये लिखा, ठीक है। अगला पॉइंट लास्ट लिखना है H2SO4 हो गया या नाइट्रिक एसिड है, ये इतना ज़्यादा मतलब आप समझ लें कि हार्ड एसिड है कि आपकी बॉडी पे गिरते ही वहाँ क्या करेगा, जला देता है, ठीक है। तो जलाने का मतलब क्या होता है, कोरोसिव कर दिया। तो हम लिखेंगे अगला पॉइंट इट हैज़ एक्सट्रीमली कोरोसिव एक्शन, ठीक है। एक्शन ऑन स्किन कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HNO3। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HNO3, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के इतना बात, थैंक यू सो मच। हाय, गुड आफ्टरनून, हेलो, गुड आफ्टरनून। सब लोग ज़रा जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लासेस। जल्दी से ज़रा एक बार आ जाइए, फिर अपन लोग शुरू करते हैं आज की क्लासेस, ठीक है। पिछले क्लास में हमने काफ़ी आगे पोर्शन कवर कर लिया है। पी ब्लॉक में आप जानते हैं 2 लेक्चर तक हमने कवर कर लिया है। आज थोड़ा हम लोग काफ़ी और आगे बढ़ जाएंगे और इनफैक्ट आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो है नाइट्रोजन फैमिली, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही, काफ़ी बड़ा लेक्चर है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है। तो नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा बड़ा है, फिर ऑक्सीजन, फिर लास्ट में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें हमारी हेडिंग थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एसिडिक नेचर। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा एसिडिक नेचर ये लिखना है। एसिडिक नेचर में लिखेंगे इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, and react with basic compound to form their corresponding
to form their corresponding nitrates which are soluble in water. Corresponding nitrates which are soluble in water. लिख लिया आप लोगों ने, जरा जल्दी बच्चे, ठीक है। जरा एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिएक्ट विद, ठीक है, रिएक्ट विद बोला हमने बेसिक कंपाउंड टू फॉर्म देयर corresponding नाइट्रेट्स विच आर soluble इन वाटर। तो देखते हैं जरा सा, लिख सकते हैं HNO3। कई बुक्स में इसको NHO3 भी लिखा होगा, आप समझ पा रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है, सेम लिख सकते हैं। इसके बाद इसका रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 से। किसका कराएंगे? Na2CO3 से। जरा सभी बच्चे देखें, किससे कराएंगे? Na2CO3 से। क्या बनता है? नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? NaNO3 प्लस क्या बनेगा? वाटर प्लस क्या बनेगा? CO2। ये ज़रा लिखना है आपको, ये ज़रा जल्दी से कॉपी करना है, ठीक है। सेकंड लिखना है प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। लिखेंगे उसमें नाइट्रिक एसिड, उसमें लिखना है नाइट्रिक एसिड एक्ट एज strong oxidizing agent. Nitric acid act as strong oxidizing agent as it decompose to give nascent oxygen easily. टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन ईजिली। तो इसको जब हीट करेंगे तो ये बनेगा H2O NO, और इसको पढ़ते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इसको क्या पढ़ते हैं? उनको नेसेंट ऑक्सीजन। इसको क्या पढ़ते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस करना है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जरा देखो, इधर 2 का, इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। लिखा आप लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड। देखा आप लोगों ने, यहाँ देखें, जैसे ही इसको कंसनट्रेटेड लेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 होता है, उसको बाहर कर देंगे। H2SO4 बनाएगा, उसको बाहर कर देंगे, फिर नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, फिर वाटर बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? नाइट्रोजन बाहर निकलेगा तो बनाएंगे NO2, और वाटर निकलेगा तो क्या बनाएंगे? H2O। बैलेंस करने के हमारे कोर्स में यहाँ पे भी है नहीं, बैलेंसिंग अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बैलेंस करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। फिर इसी तरीके से जरा देखो, कार्बन लिखना, इसी तरीके से दूसरा लिखना, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3 प्लस H2O प्लस NO2, ये लिखना। फिर लिखना फॉस्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगला पॉइंट लिखना है आपको, अगेन टिन, TIN, टिन लिखना। टिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू मेटास्टैनिक एसिड। मेटास्टैनिक एसिड। जब इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा H2SNO3
प्लस H2O प्लस NO2, ये लिखना। और लिखना है अभी एग्जाम्पल 4-5 अभी और लिखने हैं जो प्रीवियस में क्वेश्चन में आते हैं। लिखना है AS is oxidized to AS is oxidized to AS is oxidized to AS का मतलब है आर्सेनिक, तो लिखेंगे आर्सेनोमेनिक एसिड, आर्सेनोमेनिक एसिड, आर्सेनोमेनिक एसिड कॉपी हो गया। फॉर्मूला लिखेंगे H3ESO4, बाकी ये दो प्रोडक्ट सेम बनेंगे, लिख दिया हमने। फिर लिखेंगे एंटीमनी इज ऑक्सीडाइज, SV को एंटीमनी पढ़ते हैं, एंटीमनी इज ऑक्सीडाइज, एंटीमनी इज ऑक्सीडाइज एंटीमोनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, अगला थोड़ा लिखना। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडाइक एसिड, आयोडाइक एसिड, क्लियर हो गया। आयोडाइक एसिड, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, ये तो दोनों सेम बनने वाला है, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं है, इधर अपने को बस देखना है, ठीक है, इधर अपने को देखना है तो HiO3 लिखेंगे, HiO3 लिखेंगे, ठीक है। रफ कर रहा हूँ इधर, समझ गए, इधर आगे बढ़े, रफ कर रहा हूँ इसे। अगली प्रॉपर्टी लिखना है आपको, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। देखो जरा सा, जब भी हम रिएक्शन ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे ना, तो हम लोग HNO3 के बारे में ज़रा बात करते हैं, ठीक है। आपको तो पता है HNO3 3 तरीके का हो सकता है। एक क्या हो सकता है, कंसनट्रेटेड HNO3, एक हो सकता है डाइल्यूट HNO3, एक हो सकता है वेरी डाइल्यूट HNO3। मैं आपको बताना चाहूँगा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से आपको तैयार करने की सख्त ज़रूरत है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा याद रखने की सख्त ज़रूरत है, मतलब इसी को हम पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया। एक बार से मैं समझाते हुए चलता हूँ और एग्जाम्पल लिखूँगा, ये कॉपी कर लिया आपने, रफ करना, मतलब 3 रिएक्शन में पढ़ना है, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट एंड वेरी डाइल्यूट। क्लियर हो गया, रफ कर रहा हूँ इसे। देखिए मैं समझाना ये चाहता था आपको कि किसी बच्चे ने, जैसे यहाँ पे ये कंसनट्रेटेड ऑफ HNO3, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है वेरी हार्ड। क्या होता है कंसनट्रेटेड का मतलब? वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब सर क्या होता है, जैसे वो बताइए। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें HNO3 की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो और वाटर की अमाउंट निग्लिजिबल के बराबर हो। कैसा हो? निग्लिजिबल हो। तो कंसनट्रेटेड HNO3 लेंगे। कौन कौन सा मेटल इसके साथ रिएक्शन करता है जरा से यहाँ पे देखो। इसके साथ करेगा Mg, और क्या मेटल कर सकता है? Mn, Mg, Mn, देख लो जरा सही बच्चे यहाँ पे Mg, Mn, और इसका एक प्रोडक्ट इधर बनेगा जिसको हम बोलेंगे मेन प्रोडक्ट। क्या इसका नाम है? मेन प्रोडक्ट्स। इसके मेन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या बनेगा? H2, क्या बनेगा? MnO3 का X, MnO3 का X। अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो Mg, प्लीज़ यहाँ जरा देखेंगे बोर्ड पे, और HNO3 लेंगे। कैसा ये? कंसनट्रेटेड, थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। जब लेंगे तो ये बनाएगा MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस। जल्दी से जरा कॉपी कर लीजिए, जल्दी से जरा इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया? ओके। एक बार ज़रा मुझे जल्दी से बताएं, सही चल रहा है आप लोग अब? ठीक है, आगे बढ़े। रफ करता हूँ। ये MgMn के लिए है, ये किसके लिए है? MgMn के लिए है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। रफ करो। एक एग्जाम्पल थोड़ा मुझे और समझाना है, ज़रा सा देखते हैं। इधर लिख लीजिए डाइल्यूट HNO3, थोड़ा सा दूसरा लिख लेते हैं, डाइल्यूट HNO3।
डाइल्यूट HNO3 में जरा सभी बच्चे देखो कौन कौन सा आएगा, पीवी आएगा, Cu, Ag, लेड, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, और कौन सा हो सकता है, मरकरी, ठीक है। इन सबों का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो जरा सभी बच्चे देखो क्या क्या बनने वाला है इधर। सबसे पहले बनेगा NO, MnO3X बनेगा प्लस वाटर बनेगा, MnO3X बनेगा प्लस वाटर बनेगा। जरा जल्दी से कॉपी कर लें, MnO3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। देखते हैं जरा सा इसके बारे में। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं, PV प्लस डाइल्यूट HNO3, इसको लेके जब हिट करेंगे तो पहले बना लेते हैं NO प्लस PVNO3 का ट्वाइस प्लस वाटर। ये ज़रा कॉपी करना है, ठीक है, ये ज़रा कॉपी करना है आपको जल्दी से, ठीक है। इसको ज़रा कॉपी कर लीजिए एक बार, ज़रा मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आप इसको ज़रा कॉपी कर लीजिए, फिर एक बार देख लेते हैं हाँ कितने स्ट्रेंथ है आज की क्लास की, थोड़ा बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। एक बार ज़रा चलते हैं NCERT की ओर, ज़रा सा देखते हैं एक बार NCERT। जरा P ब्लॉक को लेंगे जल्दी से सभी बच्चे, P ब्लॉक जरा सभी बच्चे एक बार ओपन करेंगे। P ब्लॉक आपको ओपन करना है जल्दी से, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट कर लें इसे। मैं भी आपके पैरेलल ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको साथ कुछ समझाने में दिक्कत ना हो मुझे। तुम लोग यार काम वाम नहीं करते हो, हम ही से पूछने लगते हो। बताओ हम क्या बताएंगे तुम लोगों को, कैसे पढ़ाएंगे इस तरह पूछोगे तो। ठीक है, रफ कर रहा हूँ, थोड़ा 2-3 चीज़ें और देख लो ज़रा सा, थोड़ा ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको ज़रा ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है इसको ज़रा अच्छे से तैयार करना है। ज़रा और देखो, अगर किसी बच्चे ने कंसनट्रेटेड, ज़रा से यहाँ पे देख लो, HNO3 का रिएक्शन कराया किसके साथ, ज़रा यहाँ देखो ZnFe, ज़रा यहाँ पे देखें ZnFe, Cu, Ag, PV, इनका अगर आप कराते हैं, मतलब मेटल ये है, कंसनट्रेटेड HNO3 है, इसका अगर आप कराएंगे तो ये बनेगा NO2 प्लस MnO3 का X प्लस वाटर, ये बनाएगा। ज़रा देखते चलो, ये जो हमने HNO3 के रिएक्शंस लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको जरा आपको अच्छे से तैयार करने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ देखिए, जल्दी से कॉपी कर लो पहले एक बार, फिर बोलता हूँ मैं, ठीक है। और देखो ज़रा सा एक दो एग्जांपल थोड़ा और देखते हैं। किसी बच्चे ने, ज़रा यहाँ देखो, तुम लोग देखो यार यहाँ, नहीं तो हो नहीं पाएगा। किसी बच्चे ने डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट HNO3 लिया और इसका रिएक्शन कराया Fe, इसका किसके साथ रिएक्शन कराया Fe, और किसके साथ, Zn के साथ और Sn के साथ, Fe Zn Sn इनके साथ कराएंगे तो जरा सा देखो क्या बनने वाला है। सबसे पहले तो बनेगा एक N2O, एक क्या बनेगा N2O, जरा प्लीज़ यहाँ दिखाएंगे, एक बनेगा N2O, बाकी इसके बाद जो बचेगा वो लिख लेना, बाकी इसका जो बचेगा वो कॉपी कर लेंगे। इसके बाद क्या बचने वाला है, MnO3X प्लस वाटर, ये लिखना, MnO3X प्लस वाटर, ये लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब थोड़ा नाइट्रोजन की आगे भी अपन लोग चलते हैं, दूसरे नाइट्रोजन की ओर थोड़ा सा अगेन। हो गया, ये रिएक्शंस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसको हमने कॉपी कर दिया, रफ करो इधर। ये रिएक्शंस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस की थोड़ी सख्त ज़रूरत है, इस पर हार्ड प्रैक्टिस चाहिए। एक और बात आपको बताऊँ, ये सारे रिएक्शन हमने डी ब्लॉक में भी करे हैं। कहाँ करा है, डी ब्लॉक में भी करा है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन, ठीक है, 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड। पहला नाम है N2O। हम साथ साथ स्ट्रक्चर भी जरा बना लेते हैं ताकि आगे में स्ट्रक्चर ड्रॉ ना करना पड़े। जरा सभी बच्चे देखें एक बार,
साथ साथ अपन लोग क्या करें यहाँ पे स्ट्रक्चर भी इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो जरा सा एक टेबल बना लेते हैं, हाँ, ताकि एग्जैक्ट टेबल हमें याद रहे बहुत दिन तक देखने के बाद। एनसीईआरटी में भी टेबल फॉलो किया गया है, तो अपन लोग भी क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। अपन लोग भी क्या करेंगे, एक टेबल बना के चलेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो बहुत दिन बाद इसको हम रिवाइज़ करें। तो जरा देखो टेबल कैसे बनाना है। ऐसे तो मैं सोच रहा था बिना टेबल का समझाने के लिए, लेकिन जरा टेबल देखो, तुम लोगों को कुछ भी कभी लिखना नहीं है। अब देखो सबसे पहले टेबल यहाँ बनाना। इस टेबल में सबसे पहले लिखना फॉर्मूला। ये वाला टेबल बहुत छोटा लिखना है, ये वाला बहुत छोटा लिखना है, मतलब एकदम छोटा होना चाहिए। यहाँ लिखना है नेम, ये थोड़ा बड़ा लेना है। यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी थोड़ा छोटा लिखना है, ये एकदम पतला हो तो बहुत अच्छा है। ये स्ट्रक्चर, ये थोड़ा बड़ा लेना है। एक ये टेबल बड़ा होना चाहिए, एक ये टेबल बड़ा होना चाहिए। दो टेबल बड़ा रखना है, जिसमें पहला लिखा हुआ है N2O। N2 का नाम लिखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या लिखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड लिख दिया आप लोगों ने। एक बार मेरी जरा बात को ध्यान सुनेंगे। जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसी का नाम है लाफिंग गैस। क्या नाम है इसका, लाफिंग गैस। तो ब्रैकेट में लिखना लाफिंग गैस, ब्रैकेट में लिखना लाफिंग गैस। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता है, जरा देख लो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे लिखेंगे +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चर ये है। एक बात, दूसरी बात, नाइट्रस पढ़ के पता चल रहा है इसमें अस आ रहा है, OUS देखो आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, OUS। अस का मतलब है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अस का मतलब क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, बहुत ही कम है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। दूसरा लिखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा लिखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। इक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, हायर। इक का मतलब सभी बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है। इक का मतलब क्या होता है, हायर। जरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इक का मतलब क्या होता है, हायर। क्लियर हो गया। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जरा देखो, तो NO का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। NO का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, ये लिखना है। NO का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। एक बार जल्दी से बताएं NO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जल्दी ज़रा बताएं NO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। NO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, +2। NO का ऑक्सीडेशन नंबर +2। क्लियर हो पा रहा है। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन छोटा सा लिखना है, इसी नाम के नीचे लिखेंगे NO एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, NO एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, NO एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। ठीक है, डेट इसके बाद ये लिखना। ठीक है, NO एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लिखना थोड़ा अगला पॉइंट, इसी में लिखना अभी न्यूट्रल ऑक्साइड। ऊपर वाले में क्या लिखना है, न्यूट्रल ऑक्साइड। आप तो जानते हैं अगर ये एसिडिक बेसिक होता है तो मर जाते हैं। ऑक्सीजन लेके हंसते हैं ना, इसको लाफिंग गैस हाउसफुल में यूज़ किया गया हंसाने के लिए, तो ये लिखेंगे। अगला लिखेंगे ऑक्साइड N2O3। अगला है हमारा N2O3। अगला हमारा कौन सा है, N2O3। N2O3 का नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। N2O3 का क्या नाम है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा डाई नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन बनाएंगे, और ट्राईऑक्साइड यहाँ देखेंगे सभी बच्चे, तो ये बनेगा, फिर एक यहाँ बनाएंगे और एक इस तरीके से बनेगा, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। जल्दी से कॉपी करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जल्दी से कोई बताए कितना लिखना चाहिए, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। क्लियर हो गया। फिर इसी में लिखना है, यहाँ पे थोड़ा अगला पॉइंट, मतलब नेम में ही लिखना है, ये जो नेम वाली सीरीज इसी में लिखना है, इसी के लिए लिखना है। लिखेंगे इट इज़ अ एसिडिक ऑक्साइड, इट इज़ अ एसिडिक ऑक्साइड, इट इज़ अ एसिडिक ऑक्साइड। फिर अगला है N2O4। इसमें लिखेंगे N2O4 का नाम क्या होता है, N2O4 का नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। जरा कॉपी करना ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, और लिखना है इसमें आपको। हो गया, ये लिख दिया आप लोगों ने। लास्ट लिख लेंगे N2O5। इसमें लिखेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये लिखेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और प्लस स्ट्रक्चर। कॉपी हो गया। इसी में लिखना है थोड़ा आपको, अगेन जल्दी से इसी में लिखना है थोड़ा आपको। क्या लिखेंगे, लिखेंगे N2O4 एंड N2O5, N2O4 एंड N2O5 is the dimer of
NO2 इज द डाइमर ऑफ NO2, इज द डाइमर ऑफ NO2। लिख दिया आप लोगों ने। सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे अब अगेन, ठीक है। फर्स्ट हमारी हेडिंग है नाइट्रस ऑक्साइड। एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि सब प्रीवियस के क्वेश्चन है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी हेडिंग है नाइट्रस ऑक्साइड। फर्स्ट हमारी हेडिंग है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को कैसे बनाते हैं तो पिछले क्लास में पढ़ा है, वही बातें कॉपी कर रहा हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड को कैसे पढ़ते हैं जरा से यहाँ पे देखो, इसको हिट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से N2 बाहर निकलेगा और क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा। सब पिछले क्लास में पढ़ा है, वही रिएक्शन चल रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाउट आ रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए, आप अभी जाके डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर खोल सकते हैं। यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर को खोल सकते हैं, आपको देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे जरा सा देखो, ये इसको थोड़ा सा मैं और आसान करके लिखता हूँ। डी ब्लॉक के चैप्टर्स में या अभी पी ब्लॉक में भी जस्ट हमने लिखा है कि Zn के HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा ZnNO3 का पावर 2 या X पावर 2 या क्या बनेगा X, जो अच्छा लगता है लिख लो, प्लस क्या बनेगा N2O प्लस क्या बनेगा वाटर। ये सारे रिएक्शन ऑलमोस्ट हमने पी ब्लॉक में स्टार्टिंग में थोड़ा किया है और हमने थोड़ा कहाँ किया, इसको डी एंड एफ ब्लॉक में किया। ये सारे रिएक्शन जेई में और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको जरा अच्छे से तैयार करने की सख्त ज़रूरत है। कॉपी हो गया। इसके बाद लिखेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ में पहला लिखेंगे डिकम्पोजिशन बिहेवियर। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन बिहेवियर। बोर्ड पे जरा देखो, ये लिखा हुआ है, सीधा सीधा मैंने लिख दिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ, मतलब प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिकम्पोजिशन बिहेवियर। ये लिखना है आपको N2 प्लस हाफ O2, ठीक है। इसी में लिखना है, इसी में लिखना है फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिकम्पोजिशन बिहेवियर में ही लिखना है आपको। इट सपोर्ट कंबशन, इट सपोर्ट कंबशन बट इटसेल्फ इज नॉट कंबस्टाइल, बट इटसेल्फ इज नॉट कंबस्टाइल, बट इटसेल्फ इज नॉट कंबस्टाइल, फुल स्टॉप। फिर अगला पॉइंट लिखना है, फिर अगला पॉइंट लिखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2। कार्बन का आपको पता है ऐसा होता है, ऑक्सीजन का पता है आपको इस तरीके का होता है। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँगा तो कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8 × 2, टोटल कितना है 22। 8 × 2 मतलब 2 कर दिया, 8 × 2 16 और ये प्लस 22 इधर आएंगे तो नाइट्रोजन का होता है 7, नाइट्रोजन 14 और 8 ऑक्सीजन 16। तो 7 का 2 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो 14 + 2 कितना हो गया 22। दोनों के इलेक्ट्रॉन कॉमन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन कॉमन है, तुम क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। केमिस्ट्री में आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसका इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए। जिनके इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे उसे हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसको क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जल्दी से ज़रा इतनी बातें कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब भी मैंने समझा दिया शायद, फटाफट कॉपी कर लें फिर शुरू करते हैं आगे और थोड़ा सा। हो गया, रफ कर रहा हूँ। सेकंड हमारा इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकंड हमारी हेडिंग है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकंड हमारी हेडिंग है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, Cu प्लस HNO3 लेंगे 1:1 के रेशियो में। Cu प्लस HNO3 लेंगे 1:1 के रेशियो में और ये बनाता है CuNO3 का ट्वाइस प्लस NO प्लस वाटर। कहाँ से पढ़ा, अभी जस्ट ये रिएक्शन थोड़ी देर पहले लिखा है, HNO3 के साथ रिएक्शन सेम। दूसरी बार डी एंड एफ में भी इसको हमने रिपीट किया है। मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आप एक बार समझ पाएँ। एक यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, इसको भी जरा अभी हमने इंट्रोड्यूस किया था, आप देख सकते हैं नोट्स में। सभी बच्चे जरा अपने नोट्स को फटाफट ओपन कर लें ताकि आपको क्लियर हो पाए। जैसे ही NH3 का हम O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा NO, क्या बनेगा यहाँ पे पहले NO और क्या होगा यहाँ से वाटर बाहर जाएगा। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा लिखना है, जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टी में लिखना है इट इज़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इट इज़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इट इज़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इट इज़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। फिर लिखना इट्स सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इट्स सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इट्स सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। फुल स्टॉप। फिर थर्ड पॉइंट लिखना है इट गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। मैंने पढ़ाया है आपको ये,
ब्राउन रिंग टेस्ट, डी एंड आई ब्लॉक में देखेंगे, इट गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट विद FeSO4, with FeSO4 to formation nitroso ferrous sulfate, ब्रैकेट में ये लिखना नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, ठीक है, लिखना। ब्राउन रिंग टेस्ट आर यूज्ड for identification of Fe2+ ion, brown ring test are used for identification of Fe2+ ion। नेक्स्ट लिखेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, अगला हमारा कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में देखो एक बार करके 2-2, 3-3 लाइन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारा, इनको तैयार करने की सख्त जरूरत है। अगर Cu+ आपने HNO3 का लेके रिएक्शन कराया, अभी थोड़ा सभी बच्चे यहाँ देखेंगे बोर्ड पे, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये बनाता है CuNO3 का ट्वाइस प्लस बनाता है NoNO2। ये जो NoNO2 है यहाँ बोर्ड पे देखेंगे, ये NoNO2 जो है ये दोनों क्या करता है, दोनों मिक्स होकर N2O3 बनाता है, जिसका कलर होता है ब्लू लिक्विड, जिसका कलर कैसा होता है ब्लू लिक्विड। तो जरा ये कॉपी करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या क्या समझ में आ रहा है इस फर्स्ट लाइन के बाद, ये सब प्रिपरेशन है। सेकंड पॉइंट लिखना है, सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2। थर्ड पॉइंट ये लिखना है, क्या लिखना है थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज में देखो, एट रूम टेम्परेचर इट कन्वर्ट NO एंड NO2, एट रूम टेम्परेचर मतलब ये लिख देना तुम लोग सीधा सीधा, ये थर्ड पॉइंट लिखना। फिर लिखना इसी में एट -30 डिग्री सेल्सियस, एट -30 डिग्री सेल्सियस इट लिक्विफाई टू अ ब्लू लिक्विड, इट लिक्विफाई टू अ ब्लू लिक्विड, इट लिक्विफाई टू अ ब्लू लिक्विड, इट लिक्विफाइड टू अ ब्लू लिक्विड which is unstable at room temperature, which is unstable at room temperature, which is unstable at room temperature, which is unstable at room temperature। देखा आप लोगों ने। लास्ट पॉइंट लिखना है N2O3 on dissolving, N2O3 is dissolving, N2O3 is dissolving in water, in water it gives nitrous acid, it gives nitrous acid, it is also known as anhydride of HNO2, anhydride of HNO2, anhydride of HNO2, anhydride of HNO2। फिर नेक्स्ट कंपाउंड लिखेंगे NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फटाफट कॉपी करेंगे। NO2 का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सभी बच्चे ज़रा से कॉपी कर लें। NO2 का क्या नाम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे बनाते होंगे ज़रा से देखो, कोई मेटल लेंगे नाइट्रेट, इसको हिट करेंगे, कोई मेटल लेंगे नाइट्रेट, उसको हिट करेंगे, तो पहले बनाना चाहिए ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो ज़रा ये पहले कॉपी करना है। वेयर मेटल क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है Pb, क्या हो सकता है Cu, Pb अभी पढ़ाया था, क्यों Cu पढ़ाया है, क्यों Pb Cu। फिर क्या हो सकता है Ba, फिर क्या हो सकता है Ca, ये लिखना है Pb Cu Ba Ca, ये लिखना है आपको, ठीक है। फिर लिखना है इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक गैस, लिखना है इसी में, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक गैस विच इज़ ब्राउन इन कलर, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक गैस, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक गैस which is brown in color, which is brown in color, which is brown in color, full stop पे लिखना। it exists as a dimer form, it exists as a dimer form, it exists as a dimer form, it exists as a dimer form of a yellow liquid, of a yellow liquid,
येलो लिक्विड, फुल स्टॉप। फिर अगला पॉइंट लिखना है, फिर अगली पॉइंट लिखना है, इट ऑल्सो गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट, it also gives brown ring test with acidic ठीक है, with acidic देखा आप लोगों ने, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, with acidic ferrous sulfate solution, with acidic ferrous sulfate solution, with acidic ferrous sulfate solution, ferrous sulfate solution। नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट। पहला लाइन तो एकदम कॉमन है जो हम 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। थर्ड सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, एक्शन ऑफ हीट, सेकंड पॉइंट लिखना आपको एक्शन ऑफ हीट। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्शन ऑफ हीट में ये लिखना है। सेकंड पॉइंट हमारा है एक्शन ऑफ हीट, जरा कॉपी करना है एक्शन ऑफ हीट में। थर्ड पॉइंट लिखना है एम एल्काली मेटल, एम नाइट्रेट, एम कौन सा क्या है, एल्काली मेटल। इस तरीके से लिख सकते हैं, एल्काली मेटल को देख लीजिए। तो लिखना आपको एम नाइट्रेट ऑन हीटिंग it furnish O2 gas, it furnish O2 gas with corresponding, it furnish O2 gas with corresponding nitrite 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 salt। कॉपी करेंगे जरा ये दोनों लाइनें, जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी हो गया। लिखेंगे इसमें थोड़ा सा और, अगला पॉइंट, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन मॉडरेट है नहीं है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो लिखना है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लाइक AEM अल्कलाइन अर्थ मेटल, like AEM alkaline earth metal, CuFe are gives metal oxide, ये देखो, ठीक है। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, इसको लेके हिट करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो ये लिखेंगे NO2 + O2, ये लिखना। बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, तो छोड़ दिया हमने, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है इनमें से कोई एग्जाम्पल 2 लिख दो। तो ये बनाएंगे CuO + NO2 + O2। बैलेंसिंग वगैरह हम पढ़ नहीं रहे हैं तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। रफ करो। फिर अगला पॉइंट लिखना है, सर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कैसे है, बच्चे ने पूछा। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट, लेस रिएक्टिव मेटल लाइक Ag सिल्वर, Ag, Hg gives metal along with NO2 and O2 on heating, NO2 and O2 on heating। बोर्ड पे देखेंगे सभी बच्चे, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हमने नहीं किया, ये मैं सर ने गलत लिखा, हमने बैलेंस नहीं किया, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है।